सुबह हम लोग बात कर रहे थे। सुबह मतलब जो पहला पार्ट बनाया था उसमें हम लोगों ने बात की थी भारत की बैटिंग की। अब हम बात करेंगे भारत की बॉलिंग की, कि बॉलिंग हम लोगों की किस तरह की रही है। हालाँकि बार-बार ये कहा जा रहा है कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया और बॉलर्स ने कई बार मौका दिया। सही भी है, कई बार मौका दिया, लेकिन बॉलर्स ने या किसी एक बॉलर ने या किसी 1 या 2 बॉलर ने, ये चीज़ थोड़ी समझने की है। उससे पहले मैं 5वें टेस्ट मैच की बात करना चाहूँगा कि 5वें टेस्ट मैच में जिस तरह से रोहित शर्मा को टीम से ड्रॉप किया गया। अब कहा जा रहा है कि वो रोहित शर्मा का खुद का डिसीजन था, वो जिसका भी डिसीजन था, चाहे वो रोहित शर्मा का डिसीजन था या वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था, जिस किसी का भी डिसीजन था, वो डिसीजन से ज़्यादा डिजास्टर था। आप सोचिए कि एक टीम जिसका कैप्टन जो इंजर्ड भी नहीं है और उसके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं है, उसको आप बाहर कर दे रहे हैं टीम से। भले ही रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है, वो टीम के ऊपर क्या पड़ने वाला है? टीम के बाकी खिलाड़ियों के ऊपर उसका क्या मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने वाला है, इसके विषय में क्या किसी ने नहीं सोचा? क्या ये नहीं सोचा कि जिस टीम का कैप्टन बाहर किया जा सकता है, उसके बाकी खिलाड़ियों में से तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बाहर किया जा सकता है। तो ये जो एक इनसिक्योरिटी है, उस इनसिक्योरिटी ने भी मुझे लगता है कि जो टीम का जो प्रदर्शन है, खासतौर से जो बैटिंग में रहा टॉप ऑर्डर में, वो भी प्रभावित हुआ। शुभमन गिल वापसी कर रहे थे, रोहित शर्मा की जगह वापसी कर रहे थे, तो शुभमन गिल के अंदर क्या चल रहा होगा, वो मेंटली कितना अंडर प्रेशर होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। जहां तक बात केएल राहुल की है, केएल राहुल भी टीम से तो ड्रॉप नहीं थे, लेकिन एक तरह से वो एज ओपनर वापस आ रहे थे, तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होगा। तो ये जिसका भी डिसीजन था, बीसीसीआई का डिसीजन हो या वो सिलेक्टर्स का डिसीजन हो, कोच का डिसीजन हो या कैप्टन का डिसीजन हो, जिसका भी डिसीजन था, वो एक्चुअली डिजास्टर था। अब हम बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में आप अगर देखेंगे तो जसप्रीत जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह ने जो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग की है पांचों मैच में मिला करके, वो की है 108 ओवर की। और ये 108 ओवर की तब की है जबकि वो लास्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में केवल 10 ओवर डाल पाए थे। अगर वो अवेलेबल होते तो वो और भी ज्यादा हो गया होता, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, उनको चेकअप के लिए जाना पड़ा, मैदान छोड़ना पड़ा। तो वो केवल 108 ओवर, मतलब केवल नहीं 108 ओवर तो उन्होंने टोटल डाले, केवल 10 ओवर वो लास्ट मैच में डाल पाए। जसप्रीत बुमराह ने जो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग की है उसमें 108 ओवर डाले हैं 5 मैचों में, 299 रन दिए हैं और विकेट लिए हैं 21। हर मैच में उन्होंने ठीक ठाक विकेट लिए हैं। केवल आप इस 5वें मैच को छोड़ दीजिए क्योंकि वो बॉलिंग ही नहीं उतनी कर पाए, केवल 10 ओवर उन्होंने डाले तो उनको 2 विकेट मिले। बाकी पहले मैच में, मैं फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूँ सभी मैच की, पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, दूसरे में 4 लिए, तीसरे में 6 लिए, चौथे में फिर 4 लिए और जो पांचवा था उसमें 2 लिए। तो इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर के फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 21 विकेट लिए और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 44 ओवर डाले। अब 44 में कुछ में और जो विपक्षी टीम थी वो जल्दी मैच जीत गई। जैसे तीसरा मैच जो था वो ड्रॉ हो गया था बारिश में के चलते, तो उसमें ड्रॉ क्या हो गया था, उसमें तो मतलब भारत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सेकेंड इनिंग्स में, तो बुमराह केवल 6 ओवर डाल पाए थे, उसमें उन्होंने 3 विकेट ले लिए थे। और दूसरे मैच में उन्होंने केवल 1 ओवर डाला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को केवल रन ही 19 बनाने थे। तो सेकेंड इनिंग्स में कुल मिलाकर के उन्होंने 44 ओवर डाले हैं और 44 ओवर में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, रन दिए हैं 119। अब मैं बाकी सबका इस तरह का डिटेल नहीं बताऊंगा। कुल मिलाकर के जसप्रीत बुमराह ने 5 मैच की 9 इनिंग्स में बॉलिंग की है, लास्ट वाले में नहीं कर पाए थे सेकेंड इनिंग्स में, 9 इनिंग्स में बॉलिंग की और 9 इनिंग्स में बॉलिंग करके उन्होंने 152 ओवर डाले, 418 रन दिए और 32 विकेट लिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो भी आपको समझ आ जाएगा। उनका जो स्ट्राइक रेट था, या यूं कह लीजिए एवरेज जो था, वो था 13.06 रन का, यानी मोटा मोटा आप 13 रन का ही मानिए।
कि उन्होंने हर विकेट की कीमत लगाई 13 रन, जो उन्होंने विकेट लिए। उनके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो रहे मोहम्मद सिराज। उन्होंने भी बहुत बॉलिंग की, ऐसा नहीं कि उन्होंने कम बॉलिंग की है। मुझे लगता है कि पेसर से इतनी बॉलिंग नहीं कराई जानी चाहिए। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 99 ओवर डाले 5 मैचों की, सभी मैच की पहली इनिंग्स को मिला करके, और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 57 ओवर डाले। टोटल हो गए उनके 156 ओवर। 156 ओवर में उन्होंने जो रन दिए हैं वो दिए हैं 623। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपका एक बॉलर जो है वो जो एवरेज रन दे रहा है हर विकेट के लिए वो है 13, और जो दूसरा बॉलर है जो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है और जो लगातार 5 मैचों में खेला है, केवल यही 2 बॉलर हैं जो सभी 5 मैच खेले हैं, बाकी कोई नहीं खेला। हाँ, नीतीश रेड्डी और खेले हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से एक आध मैच में बॉलिंग नहीं की है, जो भी अभी मैं देख के बता देता हूं। लेकिन नीतीश रेड्डी को आप एज अ बॉलर नहीं खिला रहे थे, आप उनको खिला रहे थे एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो सेकेंड ये हो गए। तो इन्होंने जो है 31.15 रन प्रति विकेट के हिसाब से रन दिए हैं। और जो आपके थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने केवल एक मैच खेला, 6 विकेट लिए। दोनों इनिंग्स में उन्होंने 3-3 विकेट लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने 27 ओवर डाले और 27 ओवर में 107 रन देकर के उन्होंने 6 विकेट लिए। उनका जो एवरेज है वो है 17.83। 20 से नीचे है या 20 के आसपास है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहा है, 24-25 के ऊपर जा रहा है, तो फिर वो खराब है। तो अब आप इसमें देखिए बाकी बॉलर्स का, इन 3 को निकाल दीजिए। बुमराह ने 13 के रेट से विकेट लिए, मतलब 13 रन प्रति विकेट के हिसाब से बॉलिंग की, और प्रसिद्ध कृष्णा ने लगभग 18 मानिए 17.83, यानी कि 18 रन प्रति विकेट के हिसाब से बॉलिंग की, और मोहम्मद सिराज ने की 31। तो मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग तो बहुत की, लेकिन बॉलिंग अच्छी की ये नहीं कहा जा सकता। अब बाकियों का आप देख लीजिए, सिराज का तो चलो फिर भी ठीक है। इसके बाद आपने हर्षित राणा को 2 मैच खिलाए। हर्षित राणा ने 2 मैच में कुल मिलाकर के 45 ओवर की बॉलिंग की, 197 रन दिए और विकेट लिए 4। आप हर्षित राणा को खिला रहे थे एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, आपको नहीं समझ में आया, आपने बाहर कर दिया। हर्षित राणा के बाद आप लेकर के आए आकाशदीप को। आकाशदीप को आपने 2 मैच खिलाए। 2 मैचों में उन्होंने जो बॉलिंग की वो की 73 ओवर की, और 73 ओवर में उन्होंने जो रन दिए वो दिए 270 और विकेट लिए 5। अब अगर इन दोनों की तुलना करें, 2-2 मैच दोनों ने खेले, बॉलिंग भी पर्याप्त की, एक ने 45 ओवर की और दूसरे ने 73 ओवर की। जो विकेट लेने का एवरेज जो रहा प्रति विकेट, जो इन्होंने रन दिए, वो आप देखिए कि हर्षित राणा ने 49.25 रन प्रति विकेट दिया और आकाशदीप ने 54 रन प्रति विकेट दिए। अगर आप ऐसे बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रसिद्ध कृष्णा को आपने केवल एक मैच खिलाया और उसने 18 रन दिए। अब आप सोचिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जहां की लगभग सभी पिचेस बाउंसी हैं, तेज हैं, घास युक्त होंगी, ये सबको पता था। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को आखिरी मैच में जाकर के खिलाया, तो क्या आप नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? और जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या आपको यह नहीं समझ में आ रहा था कि हर्षित राणा, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा में से कौन ज्यादा बेटर बॉलिंग कर रहा है, कौन ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहा है? और अगर आप ये भी नहीं देख पा रहे थे तो मुझे लगता है कि जिसको भी आपने बॉलिंग कोच रखा हुआ है उसको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, जो भी बॉलिंग कोच हो इस समय। लास्ट मैच में अगर आप मुकाबले में आए तो केवल और केवल प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से। बुमराह को तकलीफ हो रही थी, वो शुरुआत में उन्होंने कुछ ओवर अच्छे डाले, उसके बाद 1-2 ओवर जो है वो ठीक नहीं डाल पाए। इसके बाद वो आफ्टर लंच जब आए तो उन्होंने केवल 1 ओवर डाला और उसके बाद वो पीठ पकड़ ली, मतलब उनको तकलीफ थी, वो बाहर चले गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आपको 3 विकेट निकाल के दिए। सेकेंड इनिंग्स में चूंकि बुमराह थे नहीं, स्कोर भी आपके पास नहीं था, ऑस्ट्रेलिया चढ़ के खेल रहा था, तो मजबूरी थी, रन भले ही कुछ ज्यादा चले गए, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में भी शुरुआती जो 3 विकेट थे वो प्रसिद्ध कृष्णा ने ही निकाले थे। अगर प्रसिद्ध कृष्णा को सिराज का साथ मिल गया होता या कोई और पेसर होता साथ में, उसका साथ मिल गया होता, तो हो सकता है कि एक बार इंडिया मुकाबले में लौट आता। सिराज ने 1 विकेट लिया इस पूरे मैच में, मतलब सेकेंड इनिंग्स में सिराज ने 1 विकेट लिया है, और वो भी 12 ओवर में 69 रन देकर के, और वो विकेट भी बहुत लेट लिया।
तब तक वो ऑस्ट्रेलिया चढ़ चुका था। बाकी बॉलर्स की अगर बात करें तो नीतीश रेड्डी, जिसको आपने एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया था, उसने 38 के हिसाब से बॉलिंग की, मतलब विकेट भी उसने कोई बहुत नहीं निकाले और ओवर भी आपने बहुत नहीं दिए, 44 ओवर उसको दिए। 44 ओवर में 190 रन देकर के 5 विकेट लेने में वो कामयाब रहा और उसने 38 रन प्रति विकेट के हिसाब से के एवरेज से बॉलिंग की। इसके बाद आप आ जाइए सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर को तो आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे थे, आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। आपने उसको कुल मिला करके 3 मैच खिलाए और 3 मैच में अगर फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो आपने तीसरे मैच में फर्स्ट इनिंग्स में उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। और सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो सेकेंड में भी आपने एक ओवर लास्ट वाला दिया, तो वो जाहिर सी बात है कि वो पिटना ही पिटना था, क्योंकि वो मैच जीत चुके थे, तो 11 रन देके चला गया। बाकी के अगर देखा जाए तो पहले मैच में उसने 15 रन देकर के 48 रन, 15 ओवर में 48 रन दिए, 2 विकेट लिए। चौथे मैच में आपने केवल 4 ओवर कराए तो 7 रन दिए, विकेट नहीं मिला। और इस मैच में एक ओवर में 11 रन दिए, विकेट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के 37 ओवर आपने कराए 3 मैचों में, उसने विकेट रन दिए 116 और विकेट लिए 3। आप जिसको एज अ बॉलर खिला रहे हो उससे आप बॉलिंग नहीं करा रहे हो। आप रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, रविंद्र जडेजा को आपने आखिरी के 3 टेस्ट मैच लगातार खिलाए और इन 3 टेस्ट मैच में आपने रविंद्र जडेजा से भी कोई बहुत बॉलिंग नहीं करवाई है। कुल 63 ओवर रविंद्र जडेजा ने डाले हैं और उसमें वो एज अ बॉलर बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे। जो पहला मैच रविंद्र जडेजा ने खेला उसमें, पहला मैच मतलब जो सीरीज का तीसरा मैच था रविंद्र जडेजा का पहला था, उसमें उन्होंने 23 रन देकर के 23 ओवर में 95 रन दिए और विकेट कोई नहीं मिला। सेकेंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब मौका ही नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, वो मैच ड्रॉ हो गया था। अब आप सोचिए कि एक बॉलर जिससे आपने 23 ओवर कराए, विकेट लेस रहा, उसको आपने फिर चौथे मैच में खिला लिया। इस जगह पे क्या आप एक बैट्समैन को नहीं खिला सकते थे? क्या सरफराज, जो भी आपके पास अवेलेबल थे, मैं उनमें बात कर रहा हूं, क्या सरफराज या ध्रुव जुरेल वो रविंद्र जडेजा से भी खराब बैट्समैन है? तो आप दो दो स्पिनर खिला रहे हो मेलबोर्न की पिच पे और उनसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो। और जो उन्होंने बॉलिंग की है वो भी उन्होंने एक तरीके से गोल के ही रखा है, 54 के औसत से, मतलब 54 रन प्रति विकेट। तो कुल मिलाकर के आप एक बॉलर के दम पे पूरी सीरीज निकालना चाह रहे थे। दूसरे जिस बॉलर को आपने पूरे 5 मैच खिलाए हैं वो है मोहम्मद सिराज, और उन्होंने जो बॉलिंग की है वो उस स्तर की नहीं थी जहां से आप ये उम्मीद कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हरा करके आएंगे या 3-0 हरा करके आएंगे और उसके बाद हम WTC का फाइनल खेलने जाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपको 4 प्रॉपर पेसर से खेलना चाहिए था। अगर आपके 7 बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप मान के चलिए फिर 8वां भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो 4 आपके पास प्रॉपर पेसर होने चाहिए थे, एक ऑलराउंडर होना चाहिए था और ऊपर जो है 6 आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने चाहिए थे। आपने जो टीम खिलाई वो घटिया खिलाई पूरे 5 मैच में। आप 5 बैट्समैन लेके उतरे, 2 ऑलराउंडर लेके उतरते रहे और उन ऑलराउंडर्स ने कोई ऑलराउंड प्रदर्शन नहीं किया। नीतीश रेड्डी को, मैं आप खिलाते नीतीश रेड्डी को, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर उससे बॉलिंग भी उतनी करवाते। जब ऑलराउंडर है तो फिर बॉलिंग भी आप उससे करवाइए। और जो भी उसने बॉलिंग की, तो जब आप ऐसे मौके पे बॉलिंग कराएंगे जब टीम हावी होगी तो पिटेगा ही। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा सीरीज गया, इस पूरे के पूरे सीरीज में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी रही वो थी रणनीति। ना तो टीम के हेड कोच ने कोई रणनीति कायदे की बनाई, ना बॉलिंग कोच ये जान पाया कि हमको किस बॉलर को खिलाना चाहिए, और बैटिंग में आप 6 प्रॉपर बैट्समैन लेकर के नहीं उतर पाए, जबकि आपकी कमजोरी बैटिंग ही थी और बहुत दिनों से है, ये नहीं कि कोई अचानक हो गई। भाई आप मजबूत किस चीज को करते हैं? आप अगर पेपर देने जाएं तो जो विषय आपका कमजोर होगा आप उसमें ज्यादा पढ़ाई करेंगे ना। जो अच्छे से तैयार है उसका तो आप केवल रिवाइज करके चले जाएंगे, लेकिन जो कमजोर है उसकी आप तैयारी करते हैं कायदे से। आपकी बैटिंग कमजोर थी, आप बॉलिंग पे जोर देते रहे और बॉलिंग भी आपकी कोई बहुत अच्छी इस तरीके की नहीं आई। मुझे लगता है कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने 5 मैच खिलाए होते तो भी
सीरीज का जो रिजल्ट है वो कुछ अलग हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग की है प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी मैच में अंडर प्रेशर, जब आपका कैप्टन टीम से बाहर कर दिया गया। सोचिए, आप एक प्लेयर को सीरीज का पहला मैच तब खिला रहे हैं जब आपने कैप्टन को टीम से बाहर किया हुआ है, तो कितने प्रेशर में रहा होगा। और कृष्णा ने ये बात कही भी कि जब मैंने बॉल शुरू में पकड़ी तो मैं घबराया हुआ था। भाई घबराएगा ही, कोई भी हो घबराएगा, उसको डर लगेगा कि यार एक तो मैच खेलने को नहीं मिले, और जब मैच खेलने को मिला तो इस स्थिति में खेलने को मिला, अगर मैच नहीं जीतते हैं तो हम सीरीज हारते हैं, मैच हारते हैं तब तो हारते ही हारते हैं, नहीं जीतते का मतलब ड्रॉ अगर कराते हैं तब भी हारते हैं, और हार गए तब तो जाना ही जाना है, मतलब सीरीज हाथ से निकल ही गई, बुरी तरह से हार हो गई। उस स्थिति में आप एक बॉलर को लेकर के आते हैं, और वो बॉलर उस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है जब जसप्रीत बुमराह चोटिल हो जाते हैं। आप केवल कल्पना करके देखिए कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने फर्स्ट इनिंग्स में भी अच्छी बॉलिंग ना की होती तो हम मैच, तो शायद ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग्स की जरूरत भी ना पड़ती, उस स्थिति में चला जाता। तो कुल मिलाकर के ये सीरीज रणनीति विहीन, दिशा विहीन, और न केवल कमजोर बैटिंग बल्कि कमजोर बॉलिंग का भी शिकार हुई है। वो बात अलग है कि पूरी सीरीज में 2-3 मौके ऐसे आए जब बॉलर्स ने चढ़ के बॉलिंग की, खासतौर से बुमराह ने, और सीरीज में कई बार मौका दिया भारत को बराबरी करने का, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने लगातार धोखा दिया, कोई भी चल रहा नहीं, बिल्कुल सफल नहीं हुआ, और नतीजा आज हम लोगों के सामने है। और ऐसा ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, अक्सर जब जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाती है तब तब ऐसी स्थिति लगभग रहती है। वो पिछले 1-2 मौके ऐसे हुए हैं जब हम वहां से, मतलब वहां पे उनको हरा के आए हैं, एक बार हरा के आए हैं और एक बार मेरे ख्याल से ड्रॉ करके आए हैं। तो उससे पहले चूंकि हमने इंडिया में सीरीज जीत ली थी तो इसलिए वो ट्रॉफी हमारे पास थी, तो सीरीज ड्रॉ करने में वो हमारे पास बनी रही, और एक बार हम लोग हरा करके आए। तो अब भारत की जो टीम है, या जो अब से कुछ समय पहले हो गई थी, वो टीम नहीं थी जो आज के 15 साल 20 साल पहले हुआ करती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास उस स्तर के तेज गेंदबाज नहीं थे। जब हमने तेज गेंदबाज पैदा करना शुरू किए तो हम स्पिन खेलना भूल गए, अब अपने घर में हारने लगे न्यूजीलैंड जैसी टीम से। न्यूजीलैंड जिसको स्पिन खेलना नहीं आता है, उसको आपने पहला मैच हारने के बाद बाकी 2 ऐसे पिचेस पे खिला दिया कि वो आपके लिए काल बन गया। आप न्यूजीलैंड के बराबर भी स्पिन नहीं खेल पाए, ये सोचने की बात है। तो आपकी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो आपका बेकार हो गया। बॉलिंग भी हमें लगता है उस स्तर की नहीं रही स्पिन में भी, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर सर्वाइव कर गया तो आपकी बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही, और बैटर्स जो आपके थे वो स्पिन खेल नहीं पाए। तो स्पिन आपके जो बैट्समैन है वो इंडिया में नहीं खेल पा रहे हैं, पेस वो बाहर जाके नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने जो डीएसपी साहब हैं उनको भी थोड़ी खुराक मिलनी जरूरी है। ऐसे नहीं चल सकता कि आप 31, 32, 35 रन प्रति विकेट के हिसाब से बॉलिंग करें और आप लगातार सीरीज खेलते रहें, लगातार मैच खेलते रहें। तो उनको भी थोड़ा सा समझाया जाना चाहिए कि आप केवल एक बॉलर के भरोसे नहीं रह सकते हैं। दूसरा ये कि जो मैंने कहा कि कोच को तुरंत बाहर करना चाहिए, जो बॉलिंग कोच है। अगर बॉलिंग कोच नेट पे प्रैक्टिस करवा रहा है और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कौन सा बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहा है, और आपको केवल तुक्का लगाए जा रहे हो कि पहले हर्षित राणा, पहले 2 मैच हर्षित राणा को दे दो, फिर 2 मैच आकाशदीप को दे दो, और ना वो चला ना ये चला, तो उन्होंने कहा चलो अब बचा नहीं कोई तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दो। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो पहले मैंने कहा था कि बैटिंग में आप, केएल राहुल के पास अभी है उम्र, तो केएल राहुल को आप कुछ मैच दीजिए और एक ही पोजीशन पर दीजिए। शुभमन गिल को थोड़ा टाइट कीजिए उनकी चूड़ियां, और बाकी विराट और रोहित, अब उनके अंदर टेस्ट क्रिकेट नहीं बचा है, उनको आप वनडे में खिलाइए। T20 में तो मेरे ख्याल से वो खेलते नहीं है, तो आप केवल वनडे में खिलाइए, वनडे के प्लेयर हैं वो अच्छा खेलेंगे। अब सीरीज तो हम लोग हार ही चुके हैं, उसमें कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन जो आगे वाली सीरीज है, आगे आने वाली, उनके लिए आप नए प्लेयर खोजिए। आप T20 खेलने वाले प्लेयर से टेस्ट टीम नहीं बना सकते, क्योंकि मेंटेलिटी में बहुत अंतर है। T20 जब आप खेलने जाते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बैट्समैन 120, 130 या कभी कभी तो 150 से भी ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे,
लेकिन टेस्ट मैच में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ गेंदों के लिए हो सकता है, लेकिन एक लंबी पारी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा बहुत कम होता है, कभी-कभार अपवाद छोड़ दीजिए कि आपने 100 गेंदें खेली और 110-120 रन बना दिए। अदरवाइज़ अगर आप 100 गेंदें खेलेंगे, आप बहुत भी तेज़ खेलते हैं, तो आप 70-75 रन बना पाएँगे। नहीं तो अगर आपका 50 से 60 के बीच का भी स्ट्राइक रेट है, तो वो ठीक स्ट्राइक रेट माना जाता है, अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है, यानी कि उसे आक्रामक बैटिंग कहा जाता है टेस्ट में। तो आप टी20 के प्लेयर्स से टेस्ट मैच अगर खेलने की कोशिश करेंगे, तो रिज़ल्ट यही आएँगे। आपको टेस्ट मैच के लिए अपनी जो रणजी ट्रॉफ़ी है, उसको ज़्यादा मजबूत करना होगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को खिलाना होगा। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप आईपीएल कराते हैं, उसी तरह से आप कोई टेस्ट मैच की भी लीग कराइए। टेस्ट मैच तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास मैच की भी कोई लीग करा दीजिए, जिसमें आप केवल देशी खिलाड़ियों को खिलाइए और 4 दिन का मैच रखिए, 4-5 टीमें बनाइए अच्छी और उनमें आपस में मुकाबला कराइए, 15-20 मैच हो जाएँगे, चलाइए साल भर। तभी आपके पास टेस्ट मैच की एक अच्छी टीम आ पाएगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जो टेस्ट टीम तैयार होती हैं, वो यूँ ही नहीं होती। इस बीच में आप देखिए साउथ अफ्रीका ने एक तरह से बाउंस बैक किया है, वो हर टीम को लगातार हरा रहे हैं। अगर आपको मजबूत टीम बनानी है, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आपके जो 5 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनमें से कम 3 को 50 प्लस का स्कोर बनाना ही होगा। अगर हर इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 5 में से 3 50 प्लस का स्कोर नहीं बनाते हैं, तो फिर आप टेस्ट मैच में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। आपकी स्थिति पाकिस्तान या ज़िम्बाब्वे वाली हो जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।